वार्नर जानता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो मुझे फिर से ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहां वो मेरी शक्तियों का असर देख सके, और इसके लिए उसे एक मासूम बच्चे को यातना देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे इस छोटे बच्चे को गलत दिशा में कदम रखने से पहले बचाने का मौका लेना ही होगा। मैं जल्दी से जितना हो सके उतना कमरे में बिछे जाल को याद करने की कोशिश करती हूँ। फिर अपने रास्ते में आने वाली नुकीली कीलों को चतुराई से चकमा देते हुए, कूदते हुए, मुश्किल से बचते हुए बच्चे के करीब पहुंचती हूँ। मैं एक गहरी कांपती हुई सांस लेती हूँ, उस लड़के के कांपते हुए शरीर पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सही फैसला ले रही हूँ। मैं अपनी शर्ट उतारकर उसे हमारे बीच एक अवरोध के रूप में इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी मुझे जमीन में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। वो कंपन जो डर के तूफान से पहले आता है। मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ आधा सेकंड है, इससे पहले कि नुकीले कांटे हवा में उभर आएं, और प्रतिक्रिया देने का तो और भी कम समय है। मैं बच्चे को झटके से उठाकर अपनी बाहों में भर लेती हूँ। उसकी चीखें मेरे अंदर किसी गोली की तरह ढंस रही हैं। हर बीतते सेकंड के साथ एक गोली, हर दर्दनाक पल के साथ एक और जख्म। वो मेरे हाथों को नाखूनों से खरोंच रहा है, मेरी छाती पर लात मार रहा है, मेरे शरीर पर पूरी ताकत से वार कर रहा है, पीड़ा में तड़पता हुआ रो रहा है, जब तक कि उसका दर्द उसे पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं कर देता। वो मेरी बाहों में कमजोर पड़ जाता है और मैं भीतर से बिखरने लगती हूँ। मेरी आंखें, मेरी हड्डियां, मेरी नसें सब अपनी जगह से हिल रही हैं। सब मुझ पर पलट कर वार कर रही हैं, मुझे हमेशा के लिए उन भयानक यादों में तड़पाने के लिए जिनका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। दर्द और शक्ति उसके शरीर से रिसकर मेरे अंदर समा रहे हैं। उसके अंगों से बिजली की तरह झटके उठ रहे हैं और मुझसे टकराकर मुझे हिला रहे हैं, जब तक कि मैं उसे गिराने की कगार पर नहीं पहुंच जाती। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं 3 साल से जिस बुरे सपने को भूलने की कोशिश कर रही थी, उसे फिर से जी रही हूं। एकदम अद्भुत, वार्नर की आवाज स्पीकर्स से उभरती है और तब मुझे एहसास होता है कि मैं सही थी। वो मुझे एक ट्यूब वे मिरर के पीछे से देख रहा होगा। बहुत ही शानदार मेरी जान, मैं पूरी तरह से प्रभावित हूं, मगर मैं वार्नर पर ध्यान देने के लिए अभी बहुत ज्यादा हताश हूं। मुझे नहीं पता कि ये बीमार खेल कब तक चलने वाला है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपने शरीर को इस छोटे बच्चे के स्पर्श से ज्यादा दूर रखना होगा। अब मेरी अधूरी पोशाक का मतलब समझ आता है। मैं बच्चे को अपनी बाहों में ठीक से समायोजित करती हूँ और किसी तरह उसका डायपर पकड़ने में सफल हो जाती हूँ। अब मैं उसे अपनी हथेली से सहारा दे रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने उसे इतनी देर तक नहीं छुआ होगा कि उसे गंभीर नुकसान हो। वो एक बार हिचकी लेता है, उसका शरीर धीरे धीरे वापस जीवन में कांप उठता है। मैं खुशी से रो सकती हूँ, मगर तभी चीखें फिर से गूंज उठती हैं। अब ये चीखें दर्द की नहीं बल्कि डर की हैं। वो किसी भी तरह मुझसे दूर भागना चाहता है और मैं अपनी पकड़ खोती जा रही हूँ। मेरा हाथ लगभग टूटने की हद तक तनाव में है। मैं उसकी पट्टी हटाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं मरना पसंद करूंगी, पर उसे ये जगह या अपना चेहरा देखने नहीं दूंगी। मैं अपने जबड़े को इतनी जोर से भींचती हूं कि डर है कि मेरे दांत टूट ना जाएं। अगर मैंने उसे नीचे रखा तो वो दौड़ पड़ेगा, और अगर उसने दौड़ना शुरू किया तो उसका अंत तय है। मुझे उसे पकड़े रहना होगा। तभी एक पुरानी मशीन की कराह सुनाई देती है जो मेरे दिल को फिर से धड़कने पर मजबूर कर देती है। नुकीले कांटे एक एक कर जमीन में समा जाते हैं जब तक कि वे पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। कमरा इतनी जल्दी फिर से सुरक्षित हो जाता है कि एक पल के लिए मुझे लगता है कि शायद मैंने खतरा कल्पना में ही देखा था। मैं बच्चे को
फर्श पर वापस छोड़ देती हूँ और अपने होंठ काटती हूँ ताकि कलाई में उठते दर्द को निगल सकूं। बच्चा दौड़ने लगता है और गलती से मेरे नंगे पैरों से टकरा जाता है। वो चीख उठता है, कांपता है और जमीन पर गिर जाता है। वो खुद को समेटे हुए सिसकने लगता है। इतना रोता है कि मैं खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगती हूँ, खुद को इस दुनिया से मिटा देने के बारे में। आंसू मेरे चेहरे से तेजी से बह रहे हैं और मैं कुछ नहीं चाहती सिवाय इसके कि मैं उसे अपनी बाहों में भर लूं, उसके गालों को चूमूं, उसे बताऊं कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। हम कहीं दूर भाग जाएंगे, मैं उसके साथ खेलूंगी, रात में उसे कहानियां सुनाऊंगी। पर मैं जानती हूं कि यह मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूं कि यह कभी संभव नहीं होगा। और अचानक पूरी दुनिया धुंधली हो जाती है। मुझे एक ऐसी क्रोध की लहर घेर लेती है, एक ऐसी तीव्रता, एक ऐसा गुस्सा जो इतना जहरीला है कि मुझे लगता है जैसे मैं जमीन से ऊपर उठने लगी हूं। मैं उबल रही हूं अंधे नफरत और घृणा में। मुझे यह भी समझ नहीं आता कि अगले ही पल मेरे पैर खुद ब खुद कैसे आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने हाथ नहीं समझ आते, नहीं ये कि वे क्या कर रहे हैं या कैसे उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उंगलियां फैली हुई, शीशे की ओर दौड़ती हुई। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मुझे वार्नर की गर्दन अपनी दोनों हथेलियों के बीच झटकती हुई महसूस करनी है। मैं उसे वही डर महसूस करवाना चाहती हूं जो उसने अभी अभी एक मासूम बच्चे पर थोपा है। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूं। मैं उसे दया की भीख मांगते हुए देखना चाहती हूं। मैं कंक्रीट की दीवारों को चीर कर निकल जाती हूं। मैं शीशे को अपनी 10 उंगलियों से चकनाचूर कर देती हूं। अब मेरे एक हाथ में रेत का मलबा है और दूसरे में वार्नर की पोशाक का मुट्ठी भर कपड़ा ठीक उसकी गर्दन पर जकड़ा हुआ। मेरे सिर पर 50 अलग अलग बंदूकें तनी हुई हैं। हवा भारी हो चुकी है सीमेंट और गंधक से। टूटते हुए शीशे की आवाज एक दर्दनाक संगीत बना रही है, टूटे हुए दिलों की एक सिम्फनी। मैं वार्नर को झंखाई हुई पत्थर की दीवार पर पटक देती हूं। कोई भी इसे मत गोली मारो, वार्नर हाँफते हुए अपने गार्ड्स को चिल्लाता है। मैंने अब तक उसकी त्वचा को नहीं छुआ, पर मुझे एक अजीब सा एहसास होता है अगर मैं सिर्फ थोड़ा ज्यादा दबाव डाल दूं तो उसकी पसलियां उसके दिल को चीर सकती हैं। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। मेरा स्वर एक लंबी असंतुलित सांस की तरह है। तुमने, वो निगलने की कोशिश करता है, तुमने अभी अभी तुमने अपने नंगे हाथों से कंक्रीट तोड़ दी। मैं पलकें झपकाती हूं। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन बिना देखे भी मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कर दिखाया है। मेरा दिमाग असंभव की भूल भुलैया बन चुका है। मैं एक पल के लिए अपना ध्यान खो देती हूं। बंदूकें क्लिक क्लिक क्लिक, हर पल बारूद से भरा हुआ है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसे चोट पहुंचाई तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। वार्नर गरजता है, लेकिन सर पीछे हटो सोल्जर। गुस्सा चला गया। अचानक उठने वाला वह बेकाबू क्रोध खत्म हो चुका है। मेरा दिमाग पहले ही अविश्वास के आगे घुटने टेक चुका है। भ्रम। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं किस हद तक सक्षम हूं, क्योंकि मुझे तो यह भी अंदाजा नहीं था कि मैं किसी भी चीज को नष्ट कर सकती हूं। और अब अचानक मुझे अपने ही हाथों से डर लगने लगा है। बेहद डर, बेहद डर, बेहद डर। मैं लड़खड़ाती हूं, सन्न रह जाती हूं और देखती हूं कि वार्नर मुझे कितनी भूख और लालसा से देख रहा है। वो उतावला है, उत्साह से कांप रहा है। उसकी पन्ना हरी आंखें किसी छोटे बच्चे की जिज्ञासा से चमक रही हैं। मेरे गले में एक सांप अटका हुआ है और मैं उसे निगल नहीं पा रही। मैं वार्नर की आंखों में देखती हूं। अगर तुमने दोबारा मुझे ऐसी स्थिति में डाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मुझे इसमें मजा आएगा। मुझे नहीं पता कि मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं। एडम मुझे शावर के फर्श पर
एक गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ पाता है। मैं इतनी देर से रो रही हूं कि यकीन है कि गर्म पानी अब सिर्फ मेरे आंसुओं से बना है। मेरे कपड़े मेरी त्वचा से चिपक चुके हैं, गीले और बेकार। मैं खुद को धो देना चाहती हूँ। मैं अज्ञान में डूब जाना चाहती हूँ। मैं बेवकूफ़ बन जाना चाहती हूँ, गूंगी, बहरी, एकदम खाली। मैं अपने ही अंग काट फेंकना चाहती हूँ। मैं इस त्वचा से छुटकारा पाना चाहती हूँ जो मार सकती है, इन हाथों से जो सिर्फ बर्बाद करते हैं, इस शरीर से जिसे मैं खुद समझ भी नहीं पाती। सब कुछ बिखर रहा है। जूलियट, वह कांच पर अपना हाथ रखता है। मैं उसे मुश्किल से सुन सकती हूँ। जब मैं कोई जवाब नहीं देती तो वह शावर का दरवाज़ा खोल देता है। बगावती बारिश की बूंदें उस पर बरसने लगती हैं। वह अपने बूट उतारता है और टाइल के फर्श पर घुटनों के बल गिर जाता है। वह मेरी बाहों को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और यह एहसास मुझे और भी मरने के लिए बेताब कर देता है। वह गहरी सांस लेता है और मुझे थोड़ा ऊपर खींचता है, इतना कि मेरा सिर उठ सके। उसके हाथ मेरे चेहरे को कैद कर लेते हैं और उसकी आंखें मुझे टटोलने लगती हैं, मुझे खोजने लगती हैं, जब तक कि मैं नजरें फेर नहीं लेती। मुझे पता है कि क्या हुआ, वह धीरे से कहता है। मेरी आवाज सरसराती हुई बाहर आती है, जैसे कोई जिंदा सांप मेरे गले में फंसा हो। किसी को मुझे मार देना चाहिए, मैं फुसफुसाती हूँ, हर शब्द के साथ बिखरती हुई। एडम के हाथ मुझे लपेट लेते हैं, मुझे ऊपर खींचते हैं, जब तक कि मैं कांपती हुई खड़ी नहीं हो जाती। अब हम दोनों सीधे खड़े हैं। वह एक कदम बढ़ाता है और शावर में आ जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। मैं हाँफ उठती हूँ। वह मुझे दीवार के सहारे टिकाकर थाम लेता है। मैं कुछ और नहीं देख सकती, सिर्फ उसकी सफ़ेद टी शर्ट जो पूरी तरह भीग चुकी है, सिर्फ उसके चेहरे पर नाचती पानी की बूंदें, सिर्फ उसकी आंखें जिनमें एक ऐसी दुनिया है जिसमें मैं जीने के लिए तड़प रही हूं। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, वह फुसफुसाता है। यही तो मैं हूं, मैं घुटी हुई आवाज में कहती हूं। नहीं, एडम कहता है, वार्नर तुम्हारे बारे में गलत है। वह चाहता है कि तुम कोई और बनो जो तुम नहीं हो, और तुम उसे ऐसा करने नहीं दे सकती। उसे अपने दिमाग में मत आने दो। वह चाहता है कि तुम खुद को एक राक्षस समझो। वह चाहता है कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास उसे ज्वाइन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वह चाहता है कि तुम मान लो कि तुम कभी भी एक सामान्य जीवन नहीं जी सकोगी, लेकिन मैं कभी एक सामान्य जीवन नहीं जी पाऊंगी। मैं एक हिचकी के साथ निकलती हूं। कभी नहीं, मैं कभी नहीं। एडम अपना सिर हिला रहा है। तुम जियोगी, हम यहां से बाहर निकलने वाले हैं। मैं तुम्हें इस अंधेरे में डूबने नहीं दूंगा। तो तुम जैसे कोई मेरे जैसी लड़की की परवाह कैसे कर सकता है? मैं मुश्किल से सांस ले रही हूं, डरी हुई, घबराई हुई, लेकिन फिर भी मैं उसकी होंठों को घूर रही हूं, उनका आकार देख रही हूं, गिन रही हूं उन पर गिरती पानी की बूंदों को, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपनी सांसें अंदर निकल जाती हूं। मेरी आंखें तुरंत उसकी तरफ उठती हैं, लेकिन मेरा पूरा वजूद बिजली बन चुका है। मेरे भीतर कुछ गूंज रहा है, चमक रहा है, गर्म और ठंडा। मेरा दिल बेकाबू धड़क रहा है। मैं उसके बाहों में कांप रही हूं। मेरे होंठ बिना किसी वजह के अलग हो गए हैं। उसके होंठ हल्की मुस्कान में बदल जाते हैं। मेरी हड्डियां जैसे खुल गई हों। मैं पागलपन में घूम रही हूं। उसकी नाक मेरी नाक को छू रही है। उसके होंठ बस एक सांस की दूरी पर हैं। उसकी आंखें मुझे निगल रही हैं, और मैं बस एक पिघली हुई लकीर बन चुकी हूं, जिसका कोई हाथ पैर नहीं। मैं उसकी खुशबू हर जगह महसूस कर सकती हूं। मैं उसके शरीर के हर बिंदु को अपने से सटा हुआ महसूस कर रही हूं। उसके हाथ मेरी कमर पर मेरी कमान को थामे हुए, उसके पैर मेरे पैरों से सटे हुए, उसकी छाती मुझ पर हावी, उसकी ताकत मुझे बंधन में जकड़े हुए, उसकी छांव की ईंटों से बना हुआ उसका जिस्म, उसके शब्दों का स्वाद मेरे होंठों पर ठहरा हुआ। सच में
मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा, बस एक फुसफुसाहट, एक कोशिश इस सच को स्वीकार करने की जो कभी मेरा नहीं था। मैं अपनी एड़ियों तक गर्म हो चुकी हूं, अनकही भावनाओं से भरी हुई। वह मुझे इतनी भावनाओं से देखता है कि मैं 2 हिस्सों में टूटने लगती हूं। भगवान, जूलियट, और वह मुझे चूम रहा है, 1 बार 2 बार, जब तक कि मैंने उसका स्वाद नहीं चख लिया और एहसास नहीं हुआ कि मुझे यह कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा। वह मेरे पीछे, मेरी पीठ पर, मेरी बाहों पर, हर जगह है, और अचानक वह मुझे और ज्यादा और गहराई से चूम रहा है, एक ऐसी तीव्रता और जरूरत के साथ जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह सांस लेने के लिए रुकता है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने होंठों को मेरे गले में, मेरी कॉलर बोन पर, मेरी ठुड्डी और गालों पर गड़ा सके। और मैं सांस के लिए हाँफ रही हूं और वह मुझे अपनी उंगलियों से तबाह कर रहा है। हम पानी में भीगे हुए हैं, सुंदरता में डूबे हुए हैं, और एक ऐसे क्षण के रोमांच में कैद हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह एक धीमी कराह के साथ पीछे हटता है और मैं चाहती हूं कि वह अपनी शर्ट उतार दे। मुझे वह पक्षी देखना है, मुझे उसे उस पक्षी के बारे में बताना है। मेरी उंगलियां उसके भीगे हुए कपड़ों के किनारे पर खिंच रही हैं और उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं, इससे पहले कि वह खुद ही वह कपड़ा फाड़ दे। वह मेरे हाथों को पकड़ता है, उन्हें मेरे सिर के ऊपर उठाता है और मुझे दीवार से सटा देता है। वह मुझे तब तक चूमता है जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सपना देख रही हूं। उसके होंठ मेरे होंठों को पी रहे हैं और उसका स्वाद बारिश और मीठी कस्तूरी जैसा है, और मैं फटने वाली हूं। मेरे घुटने आपस में टकरा रहे हैं और मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अब तक धड़क कैसे रहा है। वह मेरे दर्द को मिटा रहा है, मेरी तकलीफों को, उन सालों की घृणा को जो मैंने खुद से की थी, उन असुरक्षाओं को, उन टूटे हुए सपनों को, उस भविष्य की निराशा को जिसे मैंने हमेशा असंभव माना था। वह मुझे जला रहा है, वार्नर के खेलों की यातना को जलाकर राख कर रहा है, उस पीड़ा को खत्म कर रहा है जो हर दिन मुझे जहर की तरह निकलती थी। हमारी देह की तीव्रता इन कांच की दीवारों को तोड़ सकती थी और यह लगभग टूट ही गई थी। कुछ पलों तक हम बस एक दूसरे को घूरते रहे, जोर जोर से सांस लेते हुए, जब तक कि मैं शर्म से लाल नहीं हो गई, जब तक कि उसने अपनी आंखें बंद नहीं कर ली और एक थरथराती स्थिर सांस नहीं ली, जब तक कि मैंने अपना हाथ उसके सीने पर नहीं रखा। मैं हिम्मत करके उसकी त्वचा पर उड़ते हुए पक्षी की आकृति को छूती हूं। मैं हिम्मत करके अपनी उंगलियां उसके पेट पर नीचे तक ले जाती हूं। तुम मेरे पंछी हो, मैं उसे कहती हूं, तुम मेरे पंछी हो और तुम मुझे उड़ना सिखाओगे। एडम मेरे नहाने से पहले ही जा चुका होता है। उसने अपने कपड़े निचोड़ लिए, खुद को सुखा लिया और मुझे बदलने के लिए एकांत दे दिया। एकांत जिसकी अब मुझे शायद परवाह भी नहीं। मैं अपने होंठों पर 2 उंगलियां रखती हूं और उसका स्वाद हर जगह महसूस कर सकती हूं। लेकिन जब मैं कमरे में कदम रखती हूं तो वह कहीं नहीं होता। उसे नीचे रिपोर्ट करने जाना पड़ा था। मैं अपनी अलमारी में रखे कपड़ों को घूरती हूं। मैं हमेशा जेब वाली ड्रेस चुनती हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अपनी नोटबुक और कहां रखूं। इसमें कोई आपत्तिजनक जानकारी नहीं है और वह एकमात्र कागज जिस पर एडम की लिखावट थी उसे मैं पहले ही नष्ट करके टॉयलेट में बहा चुकी हूं। लेकिन फिर भी मैं इसे अपने पास रखना पसंद करती हूं। यह सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्दों से कहीं ज्यादा है। यह मेरे प्रतिरोध की एक छोटी सी निशानी है। मैं नोटबुक को अपनी जेब में रखती हूं और तय करती हूं कि अब खुद का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं गहरी सांस लेती हूं, अपनी आंखों से गीले बालों को हटाती हूं और बाथरूम में कदम रखती हूं। शावर से उठी भाप ने आईने को धुंधला कर दिया है। मैं अपना हाथ बढ़ाती हूं और एक छोटा सा घेरा साफ करती हूं। बस इतना ही काफी है। एक डरी हुई लड़की मुझे वापस घूर रही है। मैं अपने गालों को छूती हूं और आईने में दिखती अपनी
परछाई को देखती हूँ, एक लड़की जो अजनबी भी लगती है और जानी पहचानी भी। मेरा चेहरा पहले से ज्यादा दुबला और पीला दिख रहा है। मेरे गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। मेरी भौहें मेरी चौड़ी आंखों के ऊपर हल्की झुकी हुई हैं, न पूरी तरह नीली न पूरी तरह हरी, बल्कि कुछ बीच में। मेरी त्वचा गर्मी से और किसी ऐसे एहसास से लाल हो रही है जिसका नाम एडम है। मेरे होंठ जरूरत से ज्यादा गुलाबी हैं। मेरे दांत असामान्य रूप से सीधे हैं। मेरी उंगली मेरी नाक के आकार को छू रही है, मेरी ठुड्डी की रेखा को ट्रेस कर रही है। जब मेरी आंखों के कोने में एक हलचल होती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, वह कहता है। मैं एक ही समय में गुलाबी, लाल और गहरे मरून रंग में घुल जाती हूँ। मैं सिर झुकाती हूँ और आईने से हटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मुझे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। मैं अपना चेहरा भूल चुकी थी। मैं फुसफुसाती हूँ, बस खुद को मत भूलो, वह कहता है। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है, वह मेरा चेहरा ऊपर उठाकर कहता है। मुझे पता है। मैं उसकी मजबूत जबड़े की रेखा, उसकी आंखों में छिपी ताकत, उसके पूरे वजूद को घूरती हूँ। मैं यह समझने की कोशिश करती हूँ कि उसे मुझ पर इतना यकीन क्यों है, और यह एहसास होता है कि उसकी यही दृढ़ता मुझे मेरी खुद की पागलपन की गहराइयों में डूबने से बचा रही है। उसने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है। बिना कुछ कहे, बिना आवाज किए, वह मेरे लिए लड़ता रहा। हमेशा। वह मेरा इकलौता दोस्त है। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और अपने होंठों से छूती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, मैं उससे कहती हूँ। सूरज उगता है, ठहरता है, उसकी आंखों पर चमकता है और वह लगभग मुस्कुराने ही वाला होता है, पर उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिलती। उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। उसके कंधों से कोई अनदेखा बोझ उतर जाता है और वह लंबी सांस छोड़ता है। वह मेरा गाल छूता है, मेरे होंठ छूता है, मेरी ठुड्डी की नोक को छूता है और मैं पलक झपकाती हूँ, और तभी वह मुझे चूम रहा होता है। वह मुझे अपनी बाहों में समेट रहा है, हवा में उठा रहा है, और न जाने कैसे हम बिस्तर पर आ जाते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए। मैं भावनाओं के नशे में चूर हूँ, हर कोमल लम्हे से मदहोश। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर सरकती हैं, मेरी देह की रेखाओं का पीछा करती हैं, मेरे कमर पर ठहर जाती हैं। वह मुझे और करीब खींचता है, मेरा नाम फुसफुसाता है, मेरे गले पर हल्के हल्के चूमता है और मेरी ड्रेस के सख्त कपड़े से जूझ रहा है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं, उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई हैं, उसका दिल दर्द और स्नेह से धड़क रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं गुजर जाए, उसकी बाहों में, उसकी आंखों में। मैं अपनी उंगलियां उसके शर्ट के नीचे सरकाती हूँ और वह एक धीमी कराह को निगलते हुए मुझे चूमने लगता है। एक ऐसा चुंबन जिसमें चाहत है, जरूरत है, एक पागलपन भरी बेताबी है, जैसे यह कोई सबसे तीव्र यातना हो। उसका भार मेरे शरीर पर, मेरे ऊपर, हर तंत्रिका को झकझोरते अनगिनत एहसास। उसके दाएं हाथ की पकड़ मेरे गले के पीछे, उसका बायां हाथ मुझे अपने पास खींच रहा है और उसके होंठ मेरी कमीज पर गिर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कपड़े पहनने की जरूरत ही क्यों है। मैं एक तूफानी बादल हूँ, बिजली की चमक हूँ, आंसुओं की बूंद बनकर किसी भी पल फट सकती हूँ। सुख 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 मेरे सीने में धड़क रहा है। मुझे याद नहीं कि सांस लेना क्या होता है। मैंने कभी नहीं जाना था कि एहसास करना क्या होता है। एक अलार्म दीवारों को हिला रहा है, कमरा बीप करने लगता है, तेज आवाजों से गूंज उठता है और एडम अचानक सख्त हो जाता है, पीछे हटता है, उसका चेहरा ढह जाता है। यह एक कोड 7 है। सभी सैनिकों को तुरंत क्वाड्रेंट में रिपोर्ट करना होगा। यह एक कोड 7 है। सभी सैनिकों को तुरंत क्वाड्रेंट में रिपोर्ट करना होगा। यह एक कोड 7 है। सभी सैनिकों को तुरंत क्वाद्रा। एडम अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और मुझे ऊपर खींच रहा है, जबकि वही आवाज अब भी स्पीकर सिस्टम के जरिए इमारत में गूंज रही है। यहाँ सुरक्षा भंग हुई है, वह कहता है।
उसकी आवाज़ टूटी हुई और तेज सांसों में खुली हुई है। उसकी आंखें मुझसे लेकर दरवाजे तक भटक रही हैं। जीसस, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। जाओ, मैं उससे कहती हूँ, तुम्हें जाना होगा, मैं ठीक रहूंगी। हॉल में भारी कदमों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। सैनिक एक दूसरे पर इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि मैं दीवारों के पार से भी सुन सकती हूँ। एडम अभी भी ड्यूटी पर है। उसे अपना काम करना होगा। उसे दिखावे को बनाए रखना होगा जब तक हम यहाँ से निकल ना जाएं। मैं ये जानती हूँ, वह मुझे करीब खींचता है। यह कोई मजाक नहीं है जूलियट, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। यह कुछ भी हो सकता है। एक धातु की क्लिक, एक यांत्रिक स्विच, दरवाजा सरकता है और एडम और मैं एक झटके में 10 फीट दूर उछल जाते हैं। एडम तेजी से बाहर निकलने के लिए बढ़ता है। ठीक उसी समय जब वार्नर अंदर आता है, दोनों वहीं जम जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह अलार्म कम से कम 1 मिनट से बज रहा है। सैनिक, जी सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। वह अचानक संयमित हो जाता है, एक परफेक्ट मूर्ति की तरह। वह मेरी ओर सिर हिलाता है जैसे मैं कोई मामूली बात हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि उसके कंधे जरा से ज्यादा तने हुए हैं। उसकी सांसें जरा सी तेज चल रही हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहां हूं इसे संभालने के लिए। तुम अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर सकते हो सर। एडम सिर हिलाता है, एडी के बल घूमता है और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मुझे उम्मीद है कि वार्नर ने उसकी झिझक को नोटिस नहीं किया होगा। वार्नर मेरी ओर मुड़ता है, इतनी शांत और सहज मुस्कान के साथ कि मुझे शक होने लगता है कि क्या सच में इमारत में कोई हंगामा मचा हुआ है। वह मेरे चेहरे को गौर से देखता है, मेरे बालों को, फिर बिस्तर की मुड़ी तुड़ी चादरों पर नजर डालता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने एक मकड़ी निगल ली हो। तुमने झपकी ली? मैं रात को सो नहीं पाई। तुम्हारा ड्रेस फट गया है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे चाहिए कि वह मुझे घूरना बंद करे, मेरी हर छोटी बड़ी चीज को देखने से खुद को रोके। अगर तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं तो तुम कोई और पहन सकती हो। तुम्हें पता है ना, मैंने खुद तुम्हारे लिए ये चुने थे। नहीं, ये ड्रेस ठीक है। मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ बिना किसी वजह के। शाम के 4 बज चुके हैं। तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है? वो बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब। वह मुझे देख रहा है और मेरे फेफड़े फैलने से इनकार कर रहे हैं। तुम्हें सच में बदल लेना चाहिए। मैं नहीं बदलना चाहती। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी नर्वस क्यों हूं। वह मुझे इतना असहज क्यों कर रहा है और यह दूरी इतनी तेजी से क्यों घट रही है। वह अपनी उंगली मेरे ड्रेस की उस जगह पर डालता है जहां यह कमर के पास से फट चुका है और मैं अपनी चीख रोकने की कोशिश करती हूं। यह ड्रेस ठीक नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। वह इतनी जोर से खींचता है कि ड्रेस का कपड़ा और ज्यादा फट जाता है। मेरी टांग के किनारे एक लंबी स्लिट बन जाती है। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। तुम कर क्या रहे हो? उसके हाथ मेरी कमर पर सरकते हैं, मेरी बाहों को जकड़ लेते हैं और मुझे पता है कि मुझे खुद का बचाव करना चाहिए, लेकिन मैं जम गई हूं। मैं चिल्लाना चाहती हूं, लेकिन मेरी आवाज टूट गई है, टूट गई है, टूट गई है। मैं सिर्फ हताशा से भरी एक टूटी फूटी सांस हूं। मेरे पास एक सवाल है, वह कहता है, और मैं इस बेकार ड्रेस में उसे लात मारने की कोशिश करती हूं, लेकिन वह मुझे और कसकर दीवार से दबा देता है। उसका शरीर पूरे भार के साथ मुझे वहीं जकड़े हुए है। उसका हर इंच कपड़ों से ढका हुआ है। हमारे बीच एक सुरक्षात्मक परत बनी हुई है। मैंने कहा था कि मेरे पास एक सवाल है जूलियट। उसका हाथ इतनी तेजी से मेरी जेब में जाता है कि मुझे कुछ सेकंड लगते हैं यह समझने में कि उसने क्या किया। मैं दीवार से सटी हुई हाँफ रही हूं, कांप रही हूं, अपनी सोच को समेटने की कोशिश कर रही हूं। मैं जिज्ञासु हूं, वह कहता है। यह क्या है? वह मेरी नोटबुक को
2 उंगलियों के बीच पकड़े हुए है। हे भगवान, ये ड्रेस बहुत ज्यादा टाइट है जिससे नोटबुक की आकृति छिप नहीं पाई। मैं अपने चेहरे को देखने में इतनी व्यस्त थी कि आईने में ड्रेस की जांच करने का ख्याल ही नहीं आया। यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कहती। वह अपना सिर एक तरफ झुकाता है। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कोई नोटबुक दी हो, और मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें किसी भी चीज को रखने की इजाजत दी हो। मैं इसे अपने साथ लाई थी। मेरी आवाज टूट जाती है। अब तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं घबरा जाती हूँ। ये बहुत बेवकूफी भरा सवाल है जूलियट। मुलायम धातु के सरकने की हल्की आवाज। किसी ने मेरा दरवाजा खोल दिया है। क्लिक। उससे हाथ हटा लो, वरना मैं तुम्हारे सिर में गोली दाग दूंगा।